बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। तमाम जानकारियां 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाती है। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट, खेती किसानी। नेट हाउस या पॉली हाउस में आमतौर पर सब्जियों की खेती की जाती है, लेकिन अगर इन संरक्षित खेती में फलों की खेती की बात की जाए तो फिर आमतौर पर जहन में छोटे आकार के फलों की तस्वीर उभरती है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इनमें केले की भी खेती की जा सकती है तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है कच्छ में। आइए दिखाते हैं आपको। खराब मौसम से फसलों को बचाने के लिए और पौधों को संरक्षित वातावरण देने के लिए पॉली हाउस बेहतर विकल्प है। इस तकनीक से फसलों पर पड़ने वाले जैविक, अजैविक कारकों से सुरक्षा दी जाती है। साथ ही फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस तकनीक का उपयोग कच्छ के किसान हरेश भाई ठक्कर कर रहे हैं। वो भी केला उगाने में। कैसे आया उन्हें यह आइडिया और कितना फर्क है सामान्य तरह से और नेट हाउस में केले उगाने पर, आइए समझते हैं। ये हमने बनाना लगाया है। बनाना की वैरायटी है G9 और इसको हमने नेट हाउस के अंदर लगाया है। 3 साल पहले हम इजराइल विजिट करने के बाद बनाना नेट हाउस में लगाते थे। वो देख के पूरा टेक्निक वहाँ से लेके यहाँ हमने गुजरात में लगाया है। ये नेट हाउस में है। 6 फुट बाई 6 फुट 36 फुट एक प्लांट को जगह मिला। 1244 प्लांट पर एकड़ में आएगा। और ये जो नेट हाउस से लगाने से फ़ायदा वो है कि जो आप सामने देख सकते हो वो 40, 50 और 60 किलो का लूंगर हो सकता है नेट हाउस के अंदर। और जो अपन ओपन में लगाते हैं तो उसका लूम का एवरेज आता है 15 किलो से 25 किलो बनाना की। तो ये किसान की जो अपना वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब जी बोल रहे हैं कि मेरे किसान की 2 गुनी इनकम, तो ये 2 गुनी नहीं मगर 4 गुनी इनकम होती है। जो ये नेट हाउस बनाया जाता है वो नेट हाउस में गवर्नमेंट पूरी किसान को हेल्प करती है। उसमें हमारे को 65% नेट हाउस में सब्सिडी देती है। और ये हम नेट हाउस के अंदर बनाना लगाया है। नेट हाउस में केले की खेती ज्यादा कारगर है। उत्पादन काफी बढ़ जाता है। तेज हवाओं से भी पौधों की रक्षा होती है। सामान्य तौर पर 15 से 20 किलो लूम केले मिलते हैं। सामान्य तौर पर 15 से 20 किलो लूम केले मिलते हैं। नेट हाउस में 50 से 60 किलो प्रति लूम का उत्पादन लिया जा सकता है। उत्पादन के साथ एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बेहतर मिलती है। इस समय G9 किस्म के पौधे लगाए गए हैं। कच्छ में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसमें यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने किसानों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। केले की खेती नेट हाउस में क्यों, बता रहे हैं विशेषज्ञ। जो नेट हाउस में जो बंच साइज आई है वो 50 से 60 केजी की इसकी साइज बनती है। दूसरा, इससे इंसेक्ट से फ़ायदा होता है। हम नेट हाउस में केला करते हैं तो इंसेक्ट पेस्ट और उससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। जो हाई विंड वेलोसिटी है जो यहाँ के एनवायरनमेंट में अपनी जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमारा बनाना गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब ये नेट हाउस में रहेगा तो उस स्थिति में ये बनाना गिरेगा भी नहीं। हमें इसमें ज़्यादा सपोर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ओपन फील्ड और इसमें नेट हाउस की बात करूं तो मैं ओपन फील्ड से करीबन 4 गुना इसमें यील्ड आ रही है और क्वालिटी प्रोडक्शन होता है इसमें। तो इसको अगर आज के मैं यूथ की बात करूं, युवा जो वर्ग है वो जैसे ओपन फील्ड में बहुत कम इंटरेस्ट रहता है काम करने में, लेकिन अगर नेट हाउस बना के
वो अपने एक नेट हाउस बात करूँ, अपने घरनुमा स्ट्रक्चर बना के उसमें अगर ये केले की खेती करें तो वो उससे बाहर की स्थिति के बजाय अपने अंदर जो नेट हाउस में खेती करेगा उसमें 4 गुना उसको प्रोडक्शन मिलेगा और क्वालिटी, एक्सपोर्टेबल क्वालिटी प्रोडक्शन मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की स्क्रैचिंग और इंसेक्ट पेस्ट के दाग धब्बे वो नहीं मिलेंगे आपको, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का केला मिलेगा। जनरली हम जो नेट हाउस में सब्जियों की खेती करते आए हैं, सब्जियां करते हैं और कुछ फ्लावर्स की खेती करते हैं, लेकिन ये जो केला कर रहे हैं उसमें भी इस नेट हाउस में बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। और इसको स्पेशली युवाओं को मैं यही सलाह दूंगा कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी ट्रेनिंग लेके और इसको अपना एक व्यावसायिक तौर पे आप अपना सकते हैं। केले को बीमारियों से बचाने के लिए किसान हरीश भाई क्या करते हैं, ये भी जान लेते हैं। इसको जब हम बनाना की लूम बाहर आती है न, तब एक इंजेक्शन मार देते हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी अच्छा रहता है और उसको थ्रिप्स वगैरह कोई परेशान नहीं करती है। कि वो इंजेक्शन देने से पहले से ही उसको कोई शाइनिंग ज़्यादा रहेगा, थ्रिप्स वगैरह नहीं आएगा और क्वालिटी बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट का होगा। वो आप देख भी सकते हैं कि बनाना की क्वालिटी कैसी है। वो इस तरह इन नवीन प्रयोगों को अपनाकर किसान अपनी आय दोगुनी नहीं बल्कि कई गुनी कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। गोबर के आपने कई तरह के उपयोग देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि प्रकृति के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कच्छ में अपशिष्ट को विशिष्ट का रूप दिया जा रहा है। घर में पूजन हवन होना हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम में, उसमें पूजा शुरू होने से खत्म होने तक में एक चीज का हमेशा इस्तेमाल होता आया है और वो है गोबर। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय के गोबर का विशेष महत्व है, इसीलिए बदलते दौर में भी गोबर का अपना स्थान आज भी बना हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो गोबर से सुंदर सुंदर कलाकृतियां बना रहे हैं, जिनका उपयोग आप पूजन से लेकर घर सजाने में कर सकते हैं। कच्छ में जितना लोकप्रिय खेरक है उतना ही रामकृष्ण ट्रस्ट। अपने हुनर से इस ट्रस्ट को संवारने वाले मनोज भाई सोलंकी गोबर को एक अलग ही अंदाज में पेश कर रहे हैं। उनके इस प्रयोग से कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही गोबर का सही इस्तेमाल भी हो रहा है। वैसे उनके यहाँ त्योहार के अनुसार उत्पाद भी बनाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर उनके यहाँ करीब 25 से 30 तरह के अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य है पूजा की थाली, गणेश जी की मूर्ति, तोरण, गमले, राखियां, दिए, धूप बत्ती, की हैंगर, मिरर और करीब 30 प्रकार की घड़ियां। उनके बनाए उत्पादों की अच्छी खासी मांग बनी रहती है, जो देश भर में भेजे जाते हैं। हस्तकला का एक विशेषता ये है कि ये गोबर से बनी हुई चीज़ों की हस्तकला है। तो ये गोबर से जो हमारे घर के अंदर जो आज उसका उपयोग नहीं रहा है, जो कचरे में जा रहा है, जो आज एक समस्या है, उस समस्या में से जो वेस्ट है उसमें से हम आज कुछ बेस्ट चीज़ बना सकते हैं। ऐसा एक प्रयास रामकृष्ण ग्राम उद्योग में किया है, जिसमें से हमने गोबर में से शुरुआत में 1-2 चीज़ बनाई। आज हम 25-30 प्रोडक्ट उसमें से बना रहे हैं। उसमें से जो प्रोडक्ट है जो हमारे त्योहारों को रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, कुछ है हमें घरेलू उपयोग की प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद ऐसे भी है जो सुशोभन के लिए घर में हम रखते हैं। तो इस तरीके से गोबर में से कई प्रकार की ज़रूरियातें हमारी पूरी हो सकती है।
अपना स्वावलंबन हो सकता है। तो उसमें से मुख्य बात आपको जो विशेष है वो बता सकता हूँ कि आप त्योहारों के अंदर हम जैसे गणपति के त्यौहार में पीओपी के गणपति उपयोग करते थे और उसके कारण पॉल्यूशन होता था तालाब के अंदर, तो हमने गोबर से गणपति जो बनाए हैं, जो ये इको फ्रेंडली तो है मगर इको सपोर्ट भी करता है। ये प्रकृति को सिर्फ रक्षित नहीं करता है, प्रकृति को पोषित भी करता है। तो उस प्रकार का गोबर है। गणपति अपने घर के अंदर ही विसर्जन कर सकते हैं और जहाँ भी विसर्जन करें वहाँ अच्छा सा धरती को सुपोषित करेगा। तो एक बात है। दूसरी, उसी तरह हम राखी बनाते हैं, राखी का भी हम उपयोग करके उसमें प्लास्टिक और लोखंड और कई प्रकार की धातुएं रहती है, उसके बजाय हमने गोबर में से ये राखी बनाई है जिसका हम विसर्जन अपने घर के अंदर अपने गमले के अंदर भी कर सकते हैं। उसी तरह घर के अंदर जो ज़रूरियात होती है, दिए की ज़रूरियात, जो मिट्टी के दिए हम जलाते थे और आजकल हम दीपावली के अंदर चाइनीज़ जो इलेक्ट्रिक सामान का उपयोग करते हैं उसके बजाय गोबर के दिए से हम दीपावली बनाए। तो उस तरीके से गोबर के दिए भी बनाए, यज्ञ के लिए वो कन्ने भी बनाते हैं। आज जो हम अगरबत्ती उपयोग करते हैं जिसके अंदर कोलसा है, केमिकल है जो वातावरण को दूषित करता है, उसके बजाय हमने गोबर की धूप बत्ती बनाई है। उसी तरह हम घर के अंदर सुशोभन के लिए घर के दरवाजे पे अलग अलग प्रकार के हम तोरण बनाते हैं, तो उसमें से हमने गोबर के तोरण बनाए हैं। घर के अंदर वॉल पीस जो है अलग अलग साधनों से मटेरियल से बनाते हैं, तो हमने गोबर से वॉल पीस बनाया है। गोबर से कार की चेन है, गोबर के अंदर चाबी का किचन है, गोबर का चाबी का स्टैंड है, गोबर में से मिरर अलग अलग साइज़ के मिरर जो है वो भी हमने बनाए हैं। तो उस तरीके से गोबर को पूजा के लिए एक थाली जो हम सुशोभित हर बार करते हैं, तो हमने गोबर की थाली भी एक बनाई है। गोबर के गमले बनाते हैं जो प्लास्टिक थैली में हम पौधा पनपता है, पौधा को बड़ा करते हैं, उसके बजाय हम गोबर के गमले में भी पौधे को बड़ा कर सकते हैं। गोबर के गमले में से गोबर के डिब्बा भी बनाया है। गोबर के लिए एक खिलौने भी कई बनाए। तो उस प्रकार से छोटी घड़ियाल भी बनाई है, बड़ी घड़ियाल भी बनाई है। तो अलग अलग प्रकार की घड़ी है। उस तरीके से घर की एक एक चीज़ ज़रूरियातों को हमने गोबर को माध्यम से बनाने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के यहाँ 30 प्रकार की गोबर की घड़ियाँ बनती है। तो ग्रामोद्योग हमारा रामकृष्ण ग्रामोद्योग है, उसमें से अलग अलग भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ भी गोबर से बनाते हैं, छोटी बड़ी साइज़ की बनाते हैं। पूजा के लिए आसन बनाना है तो वो भी हमने गोबर से आसन बनाया हुआ है। टेबल के ऊपर घड़ी रखने का है, टेबल के ऊपर पेन स्टैंड है तो वो भी हम, मोबाइल स्टैंड है वो भी गोबर से बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका घर का काफ़ी स्वावलंबन जो अपना गोबर वेस्ट था उसमें से बनाया। दूसरा कि गोबर का लक्ष्मी जी का वास है वो भी हमने साबित किया है। ये सब चीज़ गोबर के उबले में से, गोबर में से जो बनती है तो उसका 100 रुपया 50 रुपया एक एक टाइम का जो गोबर गाय का है, एक टाइम का गोबर में से 50-100 रुपये की प्रोडक्ट, 200 रुपये की प्रोडक्ट, 500 रुपये की प्रोडक्ट बनती है। तो गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, प्रत्यक्ष रूप पे हम प्रोडक्ट बना के कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने जो गोबर का वास बताया था वो खाद के तरीके से था, मगर आज के युग में हमने इसको उत्पाद के रूप में भी गोबर का इस्तेमाल करके अच्छा सा एक गोबर क्राफ्ट निर्माण किया है। और हमारे समाज में एक जो हस्तकलाएँ जो लुप्त हो रही है वो नए सिरे से नई हस्तकला डेवलप होगी। और चाइना का माल सामान हर त्यौहार में आता है, उसके सामने हम गोबर से विविध प्रकार की नई प्रोडक्ट देके समाज में इसका एक प्रभाव खड़ा करके चाइना का विदेशी सामान को भी हम एक तरीके से दूर रख सकते हैं। ऐसा एक अच्छा सा सुशोभित और लंबा समय चलने वाला और प्रकृति को सपोर्ट करने वाला, प्रकृति वातावरण को अच्छा रखने वाला जो गव्य है, उस गव्य में से जब उत्पाद बनता है तो घर की पवित्रता भी बढ़ती है, त्योहारों की पवित्रता भी बढ़ती है। तो इसका एक काफ़ी महत्व है और समाज भी इसको अच्छा स्वीकृत करता है। इसके ऊपर से काफ़ी रोजगार पूरे देश के अंदर बन सकता है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का ये दोनों आयाम है,
वो इसमें से परिपूर्ण होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो बात है वो पूरे भारत के अंदर लोगों तक पहुँचे, और इसको सीखने के लिए भी हमारा केंद्र है वो निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आके ये उत्पाद 1 दिन 2 दिन 2 महीना रह के ये सब सीखने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। आप सब यहाँ आके ऐसी व्यवस्था का लाभ लेके ऐसे उत्पाद बनाना सीख के पूरे भारत में एक आत्मनिर्भरता का काफ़ी रोजगारी खड़ी हो सकती है। ऐसा एक आयाम जो आपके सामने डीडी किसान के माध्यम से किसानों की एक आमदनी बढ़ा सकता है और उसका किसान का आवक बढ़ सकती है, ऐसा एक मैसेज लेके डीडी किसान ने जो आपको तक पहुंचाने का यह प्रयास किया, और ये जो हमारा प्रयास है उसको पूरे देश में ले जाने का जो एक माध्यम बना है, उसके लिए मैं डीडी किसान का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। ये राष्ट्र की एक बड़ी सेवा होगी कि ये विषय जल्दी से पूरे भारत में पहुँचे। इस हिसाब से ये डीडी किसान का जो कार्य है, एक कच्छ है जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, एक भारत का रिमोट एरिया है, पश्चिमी बॉर्डर है, वहाँ तक आके ये सब एक प्रयास डीडी किसान ने समाज तक बीच में ले जाने का किया है, वो सराहनीय है। उसके लिए मैं उसका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। अस्तु, भारत माता की जय, वंदे गो मातरम। मनोज जी ने गोबर को हस्तकला का रूप देकर जहां पर्यावरण स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाई है, वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक सुलझा हुआ रास्ता भी दिखाया है। हम कामना करते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर लोग स्वदेशी उत्पादों का ज्यादा उपयोग करें। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें: पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। जिस तरह से केसर जम्मू कश्मीर की पहचान है, उसी तरह से केसर आम अब कच्छ की पहचान बनता जा रहा है, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है बटुक सिंह जडेजा की। तो आइए जानते हैं इनकी मैंगो मैन बनने की कहानी इन्हीं की जुबानी। कच्छ की तस्वीर बदल रही है। खारे पानी और बेजान जमीन के लिए जाना जाने वाला कच्छ अब बागवानी के क्षेत्र में नाम दर्ज करा रहा है, और इसके पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो वो है यहाँ के किसान, कृषि विशेषज्ञ और सरकार, जो पत्थर को भी सोने में बदलने का हुनर रखते हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने आम की एक किस्म को कच्छ का पर्याय बना दिया है। दूर तक फैले इस आम के बाग के मालिक है किसान बटुक सिंह जडेजा जी, जो पिछले कई सालों से धरती को संवारने का काम कर रहे हैं। 3 एकड़ से शुरू किया गया उनका ये कारवां अब 300 एकड़ तक पहुंच चुका है।
लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बटुक सिंह जी ने कई उतार चढ़ाव पार किए हैं और आज वो कच्छ में मैंगो मैन के नाम से जाने जाते हैं। कैसा रहा उनका ये हरियाली भरा सफर, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम तो पुराने, ऐसे तो मेरे फादर भी खेती करते थे, लेकिन ज़मीन बहुत कम था और कच्छ में हर साल काल होते थे, बारिश नहीं आती थी ज़्यादा, इसलिए थोड़ा खेती में बहुत प्रॉब्लम रहते थे। तो हम सोचा कि अभी क्या करना है, कैसे। तो मैं तो पढ़ता था और हम 5 भाई हैं साथ में और सबसे बड़े मैं हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि उस टाइम पे हम लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, मस्कत है, दुबई है, ऐसे। तो उस टाइम पे मैं पासपोर्ट निकाल के मैं मस्कत गया 77 में। फिर मैं पढ़ाई छोड़ दिया। मैं उस टाइम पे 18 साल का था। तो मस्कत यहाँ हम 8-9 साल कमाए। यहाँ से हम लोग पैसे बेचते थे मेरे फादर के पास, तो वो ज़मीन भी लेते थे। ज़मीन लेके मैं 8-9 साल बाद कच्छ में आए। तो ऐसे तो हमारी रिटर्न वीज़ा थी, टिकट भी दिया था कंपनी ने, लेकिन मेरा फादर ने बताया कि अभी आपको खेती में जो ज़्यादा काम हमको करना है, और खेती के बहुत शौक़ था मेरा फादर को। बस हमें स्टार्ट किया खेती में। तो उस टाइम में मैं ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर लेके हम, ज़मीन थी, काबर की उबर थी, सब लेवल किया, काम किया। हम सोचा 5 साल से सब काम करते थे, लेकिन खेती में कुछ बचत नहीं था। उस टाइम पे बहुत परेशान होती थी खेती में, कोई बचते नहीं थे, खाना खाते थे और काम करते थे। तो मैं सोचा क्या करें, अभी तो ऐसी जो खेती चलेगी। इसलिए हम लोग मैंगो के ऊपर नज़र डाला कि हम मैंगो कर सकता है, क्योंकि कच्छ की ज़मीन ऐसे तो बारिश तो कम होती थी, लेकिन पाताल में पानी होते थे बोर बनाने के लिए। तो हम केसर मैंगो पे उस टाइम पे चौकस किया कि हमको केसर मैंगो लगाना है। स्टार्टिंग 93 में किया हम तो। लेकिन उस टाइम में हम सपना बहुत बड़े देखते थे कि किसान को प्रॉब्लम क्या क्या है, भविष्य में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। तो मैं सोचा कि किसान को दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर पूरी फसल पका के अगर मार्केट में जाएगा तो वो किसान भाव नहीं कर सकता है कि मार्केट में दलाल भाव करेंगे। तो इसलिए हम क्या कर सके, तो हम वो सपने देखते थे कि हम ऐसा करें कि हम क्वालिटी में जाए। अगर हमारे पास अच्छा क्वालिटी होगी तो मार्केट हमारे पास आएगी। तो उस टाइम पे अगर मार्केट आएगी यहाँ तो क्वालिटी भी होगी, अगर क्वालिटी होगी तो हमको क्वांटिटी में जाना पड़ेगा। तो क्वांटिटी के लिए हम क्या कर सके, तो हम अकेला एक छोटा होगा, हमारे नहीं पहुँच सकेंगे। तो हम पूरा एरिया को, पूरा किसान लोग को, भाइयों को हम इकट्ठा किया। हम एक मीटिंग किया पूरा, तो उसको समझाया कि देखो अगर ज़माना बदल गए हैं, हम बहुत पीछे हैं, अगर आगे जाना है, हमारे बच्चे लोग पढ़ सके, खेती अच्छे होए, थोड़ी प्रॉफिट होए, तो हम सुखी हो जाए। तो ये हमारा विचार है, हमारा सोच ये है। तो सबको ऐसा लगा कि ये बात सही है, लेकिन 3 साल उसको राह देखना पड़ेगा, ऐसा है। बहुत दलील ने किया। तो समझा के फिर किसान लोग ऐसे बताया कि बापू आप करो, हम देखें। तो 93 में कोई ऐसा किसान खड़ा नहीं हुआ। हम स्टार्ट किए, हम आगे बढ़ा। हम पहले तो 3-4 साल हो गया, फिर हम उसमें क्वालिटी देखा। तो कैसे क्वालिटी होना चाहिए, मैंगो कैसा होना चाहिए, उसकी साइज़ कैसा होनी चाहिए, उसकी छाल कैसी होनी चाहिए, अंदर का घोटली कैसी होनी चाहिए, अंदर का रेशा कैसा होना चाहिए, अंदर का मावा कैसा होना चाहिए, और कलर कैसा होना चाहिए, और आखिर में इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए। वो पूरा रिसर्च करके हम लोग पूरा जो पौधा लगाया था उसमें 45 पौधा निकाल दिया और 55 पौधा रखा, उसका हम मदर प्लांट बनाया। परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी के क्षेत्र में आए। बागवानी के लिए आम को चुना। 1993 में बागवानी की शुरुआत की। उस समय भी मूल समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया। गुणवत्ता के साथ साथ पैदावार पर फोकस किया। समय के साथ चलने के लिए किसानों को भी जागरूक किया। आम की गुणवत्ता के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया। 3 एकड़ से बागवानी शुरू की थी।
पैदावार के बाद खुद का बाजार तैयार किया। आम की नर्सरी भी तैयार की। आम की बिक्री के लिए खुद का लोगो बनाया। कृषि से संबंधित मेलों में भी हुए शामिल। कई बार पुरस्कृत किया गया। 2006 में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने सिंगापुर भेजा। इनके उगाए आम जांच के हर पहलू पर खरे उतरते हैं। तो इसलिए हम उस टाइम पे आशापुरा फार्म एंड नर्सरी हम उसका नाम दिया। और बाद में हम बॉक्स, जैसे कि पहले जो मैंगो बेचते थे वो ऐसे गंबेले में बेचते थे। बाद में हम लोग 10 किलो का बॉक्स बनाया, उसके ऊपर हम लोगो बनाया हमारा, वो रजिस्ट्रेशन करवाया और हम मार्केट में भेजा। इसके बीच में हर साल गुजरात गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर हर साल में कंपटीशन होता है, हर अलग अलग जगह पे। मेरे को पेपर पढ़ा तो मालूम हुआ कि कंपटीशन में तो जाना चाहिए। हम साहब लोग को पूछा तो वो बोला नहीं आप जाओ। उस टाइम में हमारे अमरेली वो कोरिनार वो हर साल में अलग अलग जगह पे रहते हैं। हम 4 साल सतत फर्स्ट नंबर क्वालिटी में लिया। और तीसरी छठे बार हम सरदार पटेल अवार्ड जो हर गुजरात में एक को मिलता है। तो उस टाइम में मेरे को जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में मोदी साहब, उस टाइम पे सीएम था मोदी साहब ने, हमको 51,000 का चेक और हमारा सम्मान किया क्वालिटी में, सरदार पटेल अवार्ड, समझा। तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ा और क्या हम कर सकते हैं। फिर सोचा कि हम तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे तो 2004 में हम पहली बार हम लंदन भेजा, क्योंकि मैंगो केसर को कोई पहचान नहीं थी इंटरनेशनल लेवल। अल्फांसो हर आदमी पहचानते हैं। तो फर्स्ट टाइम उस टाइम में हम लंदन भेजा। 2006 में गुजरात गवर्नमेंट NHB द्वारा हमको सिंगापुर भेजा। क्यों भेजा? केसर मैंगो की मार्केटिंग करने। तो वो सिंगापुर में भी अच्छी हमारी डिमांड हुई मैंगो की। तो बाद में तो हमारे मैंगो इंटरनेशनल लेवल पे प्रख्यात हो गई। हम 2006 के बाद दुबई भी गया और आज भी जब हम दुबई भेजा, सिंगापुर गया, तब किसानों को लगा कि इसमें कुछ है, चलो हम भी लाइन में चले। हमने देखा हुआ है, हमारे फादर साहब जो खेती करते हैं, बचपन से देख रहे हैं हम। उन्होंने करीबन 3 एकड़ से आज 300 एकड़ तक पहुंचा दी। वो पूरी मेहनत, स्ट्रगलिंग हमने देखी हुई है और आज उस जगह पहुंचे हुए हैं कि हम देख सकते हैं कि पूरी आराम, वो अभी जो आज की हम बोल सके कि खुद ने मार्केटिंग वगैरह सब पूरे डेवलप करके वो इस जगह वो इस परिस्थिति पे पहुंच गए कि वो खुद एक्सपोर्ट करते हैं। बटुक सिंह जी मानते हैं कि कच्छ में जो भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। सरकारी योजनाएं हर कदम पर किसान का साथ दे रही है, जिससे किसानों का मनोबल बढ़ रहा है और बागवानी का दायरा भी। ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। अगर ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
बदलते भारत की शान।